गुड इवनिंग बच्चों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो द्वितीय मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद, तो ये BA पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र का विषय है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद की संरचना किस तरह की है, उसके क्या कार्य हैं, और साथ ही सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किस रूप में करती है, कैसे करती है, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले व्याख्यानों में बताया था। अब मैं आज अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता बच्चों कि जो वीटो की व्यवस्था, निषेधाधिकार की व्यवस्था है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। सुरक्षा परिषद को जो वीटो या निषेधाधिकार का अधिकार मिला गया है, उसके तहत जो 5 महाशक्तियाँ हैं जो कि स्थायी सदस्यता जिनको प्राप्त है, वो किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने से एक महाशक्ति को रोक सकती है, जिससे कि सुरक्षा परिषद किसी एक स्थायी सदस्य के निर्णय के बिना, उस निर्णय पर उस सहमति के बिना या उस राष्ट्र के सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। तभी हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि वीटो के क्या फ़ायदे और उसके क्या नुकसान है। तो सर्वप्रथम मैं निषेधाधिकार वीटो के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए उसका विवेचन आप लोगों के सामने कर रही हूँ। पहला ये माना जाता है कि यदि सुरक्षा परिषद से वीटो की व्यवस्था हटा दी जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली अंग है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए जब दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का काल था, उस समय सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली सदस्य बनाने के लिए वीटो की व्यवस्था की अनिवार्यता महसूस की गई थी। और अगर वीटो नहीं होता तो ये माना जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन, जिनको विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को बहुमत प्राप्त था, सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों को हर मौके पर पराजित कर सकते थे। और अगर ऐसा होता तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी गुटों के हाथों में एक कठपुतली मात्र बनकर रह जाता और सोवियत संघ का उसमें शामिल होना व्यर्थ होता। इसलिए निषेधाधिकार के पक्ष में, वीटो के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है। पहला तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शांति और सुरक्षा की स्थापना तभी हो सकती है जब महाशक्तियों के बीच परस्पर सहयोग हो। यदि महाशक्तियों के बीच सहयोग ही नहीं होगा तो सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं होगी। दूसरा कारण है वीटो के कारण शांति और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चित हुआ है, और सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेगी वो बहुत सोच समझकर और जिम्मेदारी की भावना के साथ लेगी, इसलिए वीटो की आवश्यकता है। तृतीय कारण है कि विचारपूर्वक निर्णयों के क्रियान्वयन हो, कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो विचारपूर्वक लिए जाएंगे। अगला कारक है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु वीटो की व्यवस्था सफल रही है। ये माना जाता था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यदि वीटो को हटा दिया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य सुगम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो इसमें एक गुट की प्रधानता होती, और वीटो के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पक्षों में संतुलन बना रहा, जिसके कारण कि कोई भी एक गुट मनमानी करने से बच सका। अगला है कि वीटो के प्रयोग के कारण महाशक्तियों ने एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य किया। यदि कभी वीटो को समाप्त करने का प्रयास सफल भी हुआ था तो चीन ही संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की मेंबरशिप से त्यागपत्र दे देता, और यदि अगर चीन ऐसा करता तो चीन के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व कैसा माना जाता, नगण्य या शून्य माना जाता। अगला कारण है कि वीटो के कारण वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करता। जैसे संयुक्त राष्ट्र की विशेष जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद में वीटो की व्यवस्था नहीं है। और अगला कारक है कि वीटो को एक बड़ा इशू को टालने के लिए छोटा इशू के रूप में वीटो की आवश्यकता महसूस की गई। यदि अमेरिका अपने सभी स्थायी सदस्यों की सहायता से और या बहुमत के प्रभाव से कोई ऐसा निर्णय करने में सफल हो जाता है जिसे चीन स्वीकार नहीं करना चाहता, तो यह वह निर्णय चीन के हितों के प्रतिकूल है, तो चीन अपनी हर संभव शक्ति से
उस निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने का प्रयास करेगा, जिससे स्वाभाविक रूप से दोनों गुट, कौन कौन से गुट उस समय के पश्चिमी और पूर्व गुटों के मध्य संघर्ष हो जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप बन जाएगा। नेक्स्ट है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत होने और लघु असेंबली की स्थापना से वीटो का महत्व गौण हो गया है। अब ये है कि वीटो के, ये तो थे वीटो के पक्ष में कौन कौन सा तर्क दिए। अब अगला है कि वीटो के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि वीटो की आवश्यकता क्यों नहीं है या वीटो के क्या दुष्परिणाम हुए। पहला तो है कि वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया है और बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि स्थायी सदस्यता केवल 5 सदस्यों को ही प्राप्त है और इस कारण उन अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुत्व स्थापित हो जाते हैं। दूसरा है, वीटो के परीक्षा सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्रवाई को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की वो उपेक्षा कर सकता है। अगला कारण है वीटो के विपक्ष में कि वीटो को महाशक्तियों की स्वच्छंदता और निरंकुशता का परिणाम माना जाता है, क्योंकि महाशक्तियों ने वीटो को अपने स्वार्थ साधन का जरिया बना लिया है और अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर वो अपनी इच्छा थोपने का प्रयास करती है। क्योंकि कोई महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी, तो ये माना जाता है कि वीटो की तुलना ऐसी शादी से की गई है जो बंदूक के बल पर की गई हो। अगला कारक है कि वीटो के विपक्ष में क्या तर्क है कि वीटो के कारण महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है और वीटो के कारण शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो गई है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नॉर्वे के त्रिग्वे ली ने भी कहा था कि वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है और ये महाशक्तियों को संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त यानी कि उसको लकवा आ गया है वीटो के कारण। अगला कारक है कि वीटो के प्रयोग के कारण सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई है, क्योंकि राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना करने लगे। और 1946 में इसी कारण फिलीपींस के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीटो एक फ्रैंकेस्टाइन दैत्य है, ये संयुक्त राष्ट्र में सभी व्यवहारिक कार्रवाइयों को रोक देता है। इसलिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की वीटो पावर के कारण आलोचक इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये व्यवस्था समाप्त होने से सुरक्षा परिषद में बहुमत से फैसले हो सकेंगे। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको सुरक्षा परिषद और महासभा में क्या परस्पर संबंध है, अगले व्याख्यान में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।